ऑल राइट पीपल, एग्जेम्पशंस की रीत ऐसे ही बढ़ती जाए इसलिए गाइड करने के लिए आज हमारे साथ में है स्नेहल प्रीत। 74 मार्क्स इन ऑडिट। लोग 40 हाँ में सर, गुड परेशान मॉर्निंग। होते हैं एंड 74 मार्क्स इन ऑडिट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैनी मैनी थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू सर। स्नेहल, लास्ट अटेम्प्ट में आपके 74 मार्क्स आए थे। कैसा लगा था रिजल्ट देखने के बाद में? थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा लगा था। सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम्पशंस आए थे। बट इसका क्रेडिट्स आप लोग को भी बहुत जाता है, क्योंकि आपके नेमोनिक्स हो या फिर जो भी हो वो सब मतलब मेमोराइज करने में बहुत इजी रहता है। एज अ सब्जेक्ट ऑडिट मुझे पहले से बहुत डिफिकल्ट लग रहा था जब मैं स्टार्ट की थी पढ़ना। बट फिर आपके लेक्चर्स जब देखी या फिर आपके नोट्स, वो बहुत हेल्प किए थे। तो स्नेहल जहाँ पे मैं पहले पढ़ाता था वहाँ पे स्नेहल ने कोचिंग ली थी एंड वहाँ पे मैं पढ़ाता था, तो जो भी नोट्स उन्होंने रेफर करे थे स्नेहल उनके बारे में बात कर रही है। सो स्नेहल, अगर सपोज करो फर्स्ट टाइम बच्चा पढ़ रहा है, क्लासेस वो ले रहा है, जी। ठीक है, जी। तो ऐसे केस में आपके साथ में आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी थी? क्लासेस थी, साथ में पढ़ाई करते थे, या बस हाँ जी। एक बार वो क्लासेस चल रही है कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में देखेंगे जो होगा? नहीं सर। सर मेरा ग्रुप वन और ग्रुप टू में सेपरेटली दी थी। तो ग्रुप वन का जब रिजल्ट आया था उसके नेक्स्ट डे ही मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो मतलब सॉरी, रिजल्ट का वेट नहीं किए थे जब एग्जाम से खत्म हुआ था। ठीक है। क्योंकि हमारा अभी जो 3 अटेम्प्ट्स का हो गया है ना, तो गैप बहुत कम मिलता है पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट की थी। फिर लेक्चर्स के बाद उसको रिवाइज करना, उसके नोट्स बनाना। टीचर के नोट्स ऑब्वियसली बहुत हेल्प करते हैं, बट सेल्फ नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है। तो उसको बनाते वक्त ही हमको वो मतलब रिटेंशन का प्रॉब्लम नहीं रहता है कि याद रह जाता है। तो वही। और रिवाइज भी की थी बहुत बार। स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्नेहल ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। एक तो सपोज करो आप इंडिविजुअल ग्रुप्स दे रहे हो, तो आप रिजल्ट का वेट मत करो, दूसरे ग्रुप्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करना कर जल्दी से स्टार्ट कर दो, मतलब उसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा रिटेंशन में हेल्प करते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ऑडिट में अगर अपन को पास होना है तो लिखने की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एंड खुद के नोट्स है तो जी। वेल गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। जी। देन सपोज करो जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है तो इजी इजी चैप्टर स्टार्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे करके जी। डिफिकल्टी लेवल जी। बढ़ जाता है। अब जी। बच्चे को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि रिवाइज कैसे करे, क्योंकि क्लासेस भी हम्म। चल रही होगी एंड वो हम्म। कोर्स भी बल्कि होता जाता है। तो रिवीजन हम्म। थोड़ा सा वहां पे स्टार्ट करना सही है, या एक बार कोर्स हो जाए उसके बाद में करते थे? क्या प्लान रहता था आपका? नहीं नहीं, वैसे एक बार हो जाए कोर्स उसके बाद अगर करते हैं तो मतलब पहले जो चैप्टर्स थे ना वो जब पढ़ते हैं वो इजी लगता है, बट फिर इतने सारे चैप्टर्स के बाद वो याद नहीं रहता। तो मैं क्या करती थी, एक चैप्टर अगर खत्म हो रहा है, मेरा नोट्स हो गया सारा मतलब कवर हो गया, फिर मैं ऑडियो बना के रखती थी उसी चैप्टर का, मतलब विद इन 10 मिनट्स। एक चैप्टर का Okay. मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो बोल के। तो अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर को मूव कर रही हूँ, मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि एवरी डे मैं वो ऑडियो नोट को सुनूं, ताकि वो याद रह जाए और मैं भूलूं ना। तो स्नेहल वैसे मैं ये, रिवाइज करूँ। तो आप ये खुद का ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते थे जो भी जी जी, आपने मैंने पढ़ा खुद था? का था। जी जी। तो ये तो बहुत यूनिक टेक्निक है। एंड ये प्रैक्टिकल में तो मतलब ऐसे कॉस्टिंग वगैरह में तो नहीं होता है, बट ऑडिट में बहुत हेल्प किया था, क्योंकि वो थियोरी ज्यादा रहता है हाँ सही बात है, इसमें। कुछ भी कर रहे हो एक बार सुन लिया, ठीक है, जी। जी। रिटेन हो जाएगा। जी। एक्सेलेंट। एंड जो क्वेश्चन कवरेज होती थी, अब एक छोटी हम्म। सी प्रॉब्लम क्या आती है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो हम्म। उनको हमको कट शॉर्ट भी करना है। हम्म। एंड आई से स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हो गए, टेस्ट और नॉलेज हो गए, एमटीपीज आरटीपीज हो गई, हम्म। तो क्वेश्चन कवरेज कैसे करते थे एंड उसको कट शॉर्ट कैसे करते जाते थे? हम्म। तो आईसीएस स्टडी मटेरियल को अगर हम ले रहे हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट वो कभी कभी लेंदी भी हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और मतलब इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता। तो मेरे जो नोट्स थे, आपके नोट्स थे, मतलब आपके जो पीडीएफ शेयर किए थे, तो मैं पहले क्रॉस चेक की थी अगर सारा कवर हो रहा है, मतलब कंटेंट सब कवर हो रहा है। तो हो रहा था सब कवर, तो मैं उसको रेफर की थी। तो उसको रेफर किए थे, और क्वेश्चंस भी हमारे पीपी बुक या पीआर बुक में से वो समराइज्ड वर्जन्स थे, तो वो बहुत हेल्प किए थे। ठीक है। एंड क्वेश्चंस को आप कट कैसे करते जाते थे, क्योंकि क्वेश्चंस अपन को लास्ट हाँ। टाइम में धीरे धीरे करके बल्कि है उसको कम करना है, तो क्या अप्रोच रहती थी आपकी?
जो मुझे डिफिकल्ट लगता था, मैं पहले सारे क्वेश्चंस को मतलब गो थ्रू करती थी। फिर जो मुझे डिफिकल्ट लगता है मैं साइड में स्टार मार्क कर देती थी कि हाँ ये डिफिकल्ट है या फिर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो उसको तो मैं लिख के प्रैक्टिस करूंगी ही करूंगी। और दूसरे जो मतलब इतने डिफिकल्ट नहीं है बट लेंदी है, उनको भी 3 टाइम्स पढ़ लो या फिर 5 टाइम्स पढ़ लो तो याद रह जाता है। ठीक है। फिर और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आईसीआई धीरे धीरे करके डायरेक्ट क्वेश्चंस की जगह केस स्टडी क्वेश्चंस में ट्रांजिशन जी लेके आ रहा है। तो केस जी। स्टडी क्वेश्चंस का एक तो बड़ा हल्ला रहता है, कैसे हाँ करे, हाँ बड़ा डर रहता है। हाँ। तो आपने जी ऐसी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करा? जी। तो केस स्टडी क्वेश्चंस को पहले पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसे एप्लीकेबल है वहाँ। तो मैं वो की थी, अब पहले ऐसे एप्लीकेबल कौन सा है वो देख लो। फिर पहले से मैं लिस्ट करके रखी थी कि ये ऐसे का क्वेश्चन आ रहा है तो ये 3 पॉइंट्स तो जरूर डालने ही डालने हैं। ठीक तो है। थ्री थ्री या 4 मंथ्स तो सिक्योर हो ही जा रहा है। तो केस स्टडी बेस्ड में वही ऐसे का आइडेंटिफाई हो गया, तो फिर पहले इंट्रोडक्शन में तो वही क्वेश्चन मतलब कौन सा ऐसे एप्लीकेबल है वो स्टेट करना है। फिर वही ऐसे के बारे में 4 या 5 पॉइंट्स लिखना है। और उसको वो केस स्टडी के साथ रिलेट करना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम ऐसे के बारे में लिख दे तो मार्क्स मिल जाएगा। तो रिलेट करके उसके बारे में लिख के फिर कंक्लूजन डालना है। मैं ये अप्रोच ली थी। ठीक है। एक्सट्रीमली हेल्पफुल। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप आंसर्स प्रेजेंट करते हो तो आपको क्वेश्चंस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। आपको उसको लिंक करके अपना कंक्लूजन फॉर्म करना है। सीधे स्टैंडर्ड आपने लिख दिया, आंसर आपने लिख दिया, बट कंक्लूजन करना है तो लिंक करना पड़ेगा क्वेश्चन को। एंड जी। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे स्नेहल ने बोला आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट चीज क्या होती है, आप जो लास्ट रिक्वायरमेंट होती है उसको अगर आप पहले पढ़ लोगे तो वो आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हेल्प कर दिया हाँ। ठीक है। देन एक और प्रॉब्लम जो बच्चों को बहुत आती है ना, 1.5 डेज। अब इस बच्चे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक तो चैप्टर्स 100% सिलेबस कवर करने की सोचते नहीं है बहुत हम्म सारे बच्चे, ये डर के कारण, क्योंकि हम्म। 1.5 डेज बड़ा मुश्किल है जी ऑडिट को कवर करना। जी। तो आपने कैसे प्लान आउट करा था कि 1.5 डेज का भी अपन को टारगेट लेके चलना है कि उसमें कवर करना है? तो स्टार्टिंग से वो हम्म, अप्रोच थी कि हमें 1.5 डेज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, या सोचा ही नहीं, क्या नहीं सर। थी? हाँ, सिलेबस तो मुझे मतलब मेरा स्टार्टिंग से ये बहुत क्लियर था कि 100% कवर करना ही है, जितना भी टाइम लगे। वो 1.5 डेज में नहीं, बट उसके पहले 3 टाइम्स रिवीजन में भी कवर करना ही है। अगर कोई मतलब पार्ट है जो बहुत डिफिकल्ट लगता है, जैसे कि मुझे चैप्टर 9 थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि मतलब टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज का। तो उसमें हम 2-3 पॉइंट्स ऐसा रहता है जो कि कॉमन रहता है सब में। हम्म। एंड बाकी हम ऐसे एंटिटीज को देख के कॉमन सेंस यूज करके कर सकते हैं। बाकी चैप्टर 3 हो गया या 4 हो गया, उसके लिए वो नेमोनिक आपके नेमोनिक्स जो है, जैसे कि गलत को सही बोलना ये सब हम्म। सारे थे जो, हाँ वो सब बहुत हेल्प करते हैं। और अपने नोट्स बनाना तो वो समराइज्ड रहता है, और बाकी वो ऑडियो नोट्स का मैं जो बोली वो भी बहुत हेल्प करते हैं। तो 1.5 डेज में अगर हम पूरा चैप्टर कवर नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम अपना नोट्स या फिर आपके नोट्स को रेफर करके या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मार्क किए होंगे, स्टार मार्क किए होंगे, उनको प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। बट सिलेबस का कोई पार्ट छोड़ना ये वाइज नहीं है, क्योंकि अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया तो फिर हम फंस फंस जाते हैं। तो जैसे ना, आपने ना कुछ चैप्टर्स के बारे में बात करी, मैं थोड़ा सा इन पे बात करता हूँ, क्योंकि बच्चों आपको है ना यहाँ से वेटेज भी आइडिया हो जाएगी चैप्टर्स की। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ वेटेज कितनी क्या होती है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं साथ के साथ में वो भी बताता चलूँगा। जैसे आईसीएस स्टडी मटेरियल का चैप्टर नंबर 3 और 4, इन जी। दोनों की वेटेज अराउंड अराउंड 28 नंबर की हो जाती है। अब हम्म। बच्चा थोड़े से लेंदी है, यस आई एग्री, हाँ लेंदी है। तो स्नेहल, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ही आते हैं कि सर हम ये 2 चैप्टर को छोड़ दे तो क्या हम 40 क्रॉस कर जाएगी क्या इजली? वहां पे मैं आंसर नहीं कर पाता ऑनेस्टली। आप मेरे हाँ। एंड पे आंसर करें ना, ऐसे में आप क्या गाइड करना चाहोगे बच्चों को? जी, तो अगर हम ऐसे 28-30 मार्क्स डायरेक्टली छोड़ रहे हैं तो ये डिफिकल्ट है पास करना। मतलब पास वो रिस्क रहता है, अगर पास हो भी जाओ तो एग्जामेशन नहीं आएंगे, तो फिर अगर पूरा ग्रुप में फेल हो रहे हो तो फिर से वो पेपर देना पड़ेगा। तो 30 मार्क्स छोड़ना इज नॉट वाइज। सो चैप्टर 3 हो या 4 हो, वो लेंदी तो होते हैं बट इफ यू ब्रेक डाउन इनटू पॉइंट्स, तो एक ऐसे का नाम याद रखना है। फिर उसके नीचे पॉइंट्स करके याद रख मैं रखती थी कि ये पॉइंट्स है इस ऐसे में, तो ऐसे याद रखना है।
तो वो शॉर्ट हो जाता था और अच्छे से याद रहता था। और अगर हम ऐसे रट्टा मारते चले चैप्टर 3 और 4, वैसे तो मेरा नहीं हो रहा था। अच्छा, एक और छोटी सी, जैसे आपने ना रट्टा मारने वाली बात करी, तो जी। यस हाँ, ऑडिट में याद तो करना है, बट क्या सीधे हाँ, फर्स्ट अप्रोच में याद करना की स्ट्रैटेजी नहीं, नहीं? समझ के याद करना है, समझ के याद करना वेरी है। इंपॉर्टेंट, समझ के कॉन्सेप्ट याद क्लियर करना। रहना चाहिए, जी सर। ठीक है, क्योंकि एक और छोटी सी प्रॉब्लम क्या आती है बहुत सारे बच्चों को, बस टॉपिक देखा नहीं, रटो 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 रटो, जैसे निमोनिक्स बनाते हैं, हम भी शेयर करते हैं, हाँ। आपको भी एडवाइस करते हैं कि निमोनिक्स बनाओ, स्टोरीज बनाओ, बट आप उस हम्म। टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लोगे देन वो याद हो पाएगा। अदरवाइज तो वही गजनी है, अपन लोग 18-20 दिन में अपन भूल जाएंगे, वो एक प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। स्नेहल, अब एक एमसीक्यू प्रिपरेशन, आपके जो सितंबर हम्म। अटेम्प्ट है उसके बाद में ये जो जनवरी अटेम्प्ट आया ना, वहां पे एमसीक्यू में बड़ा जी। आईसीआई ने तड़कते फड़कते क्वेश्चंस पूछे। एंड एक चैप्टर है ऑडिट ऑफ बैंक्स, जी। जो बच्चे बड़ा डरते हैं, इसको तो छोड़ ही देते हैं अपन, हम्म। ऑडिट ऑफ बैंक्स, वहां से बड़े बढ़िया जी एमसीक्यू जी पूछे। जी। तो आपकी क्या अच्छा। स्ट्रेटेजी रहती थी एमसीक्यू के लिए? एमसीक्यू के लिए मतलब ऐसे सेपरेट स्ट्रेटजी तो मेरा कुछ नहीं था, बट हाँ, ऐसे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो तो एमसीक्यू हो ही जाते हैं। मतलब अगर कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी रहता हो तो मतलब ऐसे के रिलेटिंग एक कौन सा आंसर होगा वो पता चल ही जाता है, तो मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा था एमसीक्यू में। ठीक है, मतलब एमसीक्यू में या स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगे उतने एमसीक्यू आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देन सबसे इंटरेस्टिंग जी जो मेरे को आपसे पूछना था, जी। आर्टिकलशिप आपकी किधर से है पहले तो ये बता दो। आर्टिकलशिप अभी मैं डेलॉयट से कर रही हूँ इन ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर डेलॉयट प्राइसिंग। बैंगलोर। सो स्टूडेंट्स, जी आप लोगों ने आर्टिकलशिप से रिलेटेड बिग फोर का नाम सुना होगा, वन ऑफ द बिग फोर डिलॉयट से स्नेल की आर्टिकलशिप चल रही है। ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसा कुछ सुना नहीं होगा, सबने ऑडिट सुना है, हाँ डीटी आईडीटी सुना है, पर ट्रांसफर प्राइसिंग किस फील्ड में है, क्या है, थोड़ा सा समझते हैं अपन, क्योंकि अपन को भी आगे जाके आर्टिकलशिप करनी है, मेरे को भी सीखना है यार, समझना है ये ट्रांसफर जी। प्राइसिंग क्या चीज है। तो स्नेहल थोड़ा सा ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड भी गाइड करो ना। जी सर। सो ट्रांसफर प्राइसिंग एक टैक्स के अंडर ही आता है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग इज द लाइक वी pricing the transactions between two entities that are associated enterprises, or we can say related between two different tax jurisdiction हो हमारा एक एंटिटी और यूएसए में हो, तो टैक्स अलग ही लगता है। बट वो हमारे रिलेटेड पार्टी अगर हो, रिलेटेड पार्टी नहीं, हम यहाँ पर टर्म यूज करते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, सेक्शन 92A में डिफाइंड है। तो उसके लिए कुछ मतलब कंडीशंस है जो मीट कर दे तो वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो जाता है। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस चाहिए टू अवॉइड टैक्स अवॉइडेंस, मतलब टैक्स जैसे अवॉइड ना हो, तो इसलिए टैक्स इवेजन ना हो, इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग जरूरी है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स देखो भाई, ऑडिट है, टैक्सेशन में डीटी आईडीटी है, और उसमें भी टैक्सेशन में आपके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग जैसी चीज है। सो कुछ भी आपको आर्टिकलशिप से रिलेटेड कुछ भी इश्यू हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो, क्योंकि स्नेहल रिसेंटली आर्टिकलशिप ज्वाइन करी है, आप स्नेहल से कनेक्ट कर सकते हैं। स्नेहल का मैं लिंक्डइन का लिंक यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड फाइनली अगर अपन को कंक्लूड करना हो, तो स्नेहल फाइनल कंक्लूजन अगर है कि भाई ये चीजें आपकी कवर होनी चाहिए, फाइनल कंक्लूजन आपका क्या रहेगा? जी। पहला है कवर करना सिलेबस, 100% कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज आरटीपीज एंड एमटीपीज, मैं ये मेक श्योर की थी कि मैं लास्ट 10 years का सारे आरटीपीज एंड एमटीपीज, नॉट ओनली फर्स्ट ऑडिट, कॉस्ट हो या फिर एसएम एफएम हो, सारे के लिए पास्ट 10 years का कवर की थी। एंड वो मुझे बहुत हेल्प है इसमें टाइम मैनेजमेंट में। तो टाइम मैनेजमेंट जो मतलब टाइम का प्रॉब्लम होता है कि हमारा खत्म नहीं होता आंसर, तो वो बहुत हेल्प करता है। और पैटर्न भी कहीं ना कहीं सेम ही रहता है आईसीए का, तो हमको पता चल जाता है कि किसी कौन से पैटर्न में करना है या फिर वेटेज कौन सा क्वेश्चंस को फर्स्ट आंसर करना है, वो पता चल जाता है। सेकेंडली रिविजन, रिविजन में 3 times की थी। पहले फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, सेकेंडली टू फॉर द रिटेंशन जैसे कि याद रह जाए, एंड थर्डली क्वेश्चंस आंसर्स के साथ। एंड फोर्थली लास्ट को जब मतलब लास्ट 15 days में मैं ऐसा की थी कि आरटीपीज एमटीपीज हो गया या फिर कुछ भी मतलब टेस्ट पेपर्स ले लो, तो उसको जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो टोटल हमारा 3 hours का एग्जाम रहता है।
बट मैं जब टाइमर सेट करती थी मैं 2.5 आवर्स का करती थी, क्योंकि हाफ एन आवर ऐसे ही चला जाता है, मतलब नर्वसनेस हो गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, उसलिए मैं हाफ एन आवर ऐसे कट ही कर देती थी। तो अगर हमारा 2.5 आवर्स में मेरा पेपर कंप्लीट कर दे रही हूँ मैं घर पे, तो ये 3 आवर्स में वहां पर हो ही जाएगा। तो क्वेश्चंस छूट जाने का डर बहुत कम रहता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो बहुत सारे स्नेल ने टेक्निक्स शेयर करी। ऑडियो रिटेंशन की टेक्निक्स हो गई, या दूसरा ये 2.5 आवर्स टेस्ट जी। देने की स्ट्रैटेजी हो गई जहाँ से आपकी थोड़ी सी स्पीड तेज हो सकती है। ठीक है। तो अमेजिंग, अमेजिंग स्नेल। ऑल द बेस्ट आपकी आर्टिकलशिप के लिए एंड सीए फाइनल। तो आप मेरे को देखो स्नेल, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जी। सीए फाइनल में रैंक आप लेके आने वाले बच्चे हो। दोनों ग्रुप साथ में प्रिपेयर थैंक यू करने का सर। सोचना है एंड एआईआर आएगा अपना, ये मैं बहुत श्योर हूँ। ठीक है। सो थैंक यू ऑल द सर, बेस्ट थैंक यू नेल। सो मच। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया, डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू। थैंक